Great morning to all. बेटा today we start your chapter force and its laws of motion. अब देखो इस चैप्टर में इस डायग्राम की क्या नीड पड़ी। आपको पता है न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, तभी उसने अपने लॉज दिए थे। तो हम इसी पिक्चर से ये चैप्टर के जो बेसिक्स हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। बेसिक है यहाँ से स्टार्ट। चैप्टर आपका 9 है साइंस में। व्हाट इज़ फोर्स? इट इज़ अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। अगर आप किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं या उसको धक्का दिया जाता है या उसे अपनी तरफ खींचा जाता है, हम उसको फोर्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, किकिंग अ फुटबॉल, पुश। अगर आपने एक फुटबॉल को किक किया दैट मीन्स आपने उसको पुश किया। ओपनिंग ए ड्रॉर, आपने किसी ड्रॉर को ओपन किया या फिर आपने किसी डोर को ओपन किया, दोनों सेम है। आप डोर को अपनी तरफ खींच रहे हो, पुल कर रहे हो। अब डोर्स भी देखो 2 टाइप्स के होते हैं। कोई डोर होता है जो पुश करके ओपन होता है, कोई होता है पुल करके ओपन होता है। दैट मीन्स दोनों टर्म्स में आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो। पुल करना या पुश करना, दोनों को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। सो इट इज़ अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। मैथमेटिकली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आपको पता है मास एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो हम कहेंगे मास एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? आपने मोशन वाले चैप्टर में रीड किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सीलरेशन। अब बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ एक्सीलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है वेलोसिटी का, तो आप एक्सीलरेशन को भी एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे हम फोर्स की। एसआई यूनिट फोर्स की आपके पास 2 होती हैं। आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी फोर्स की एसआई यूनिट बोलते हो और न्यूटन को भी फोर्स की एसआई यूनिट बोलते हो। अब देखो जिसने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं न्यूटन ने आपको, तो उसी ने ही अपने नाम पर फोर्स की एसआई यूनिट रख दी। तो फोर्स की एसआई यूनिट आप न्यूटन को भी बोलते हो और फोर्स की एसआई यूनिट आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी बोलते हो। आप कहोगे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। देखो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहाँ से? आपने ऊपर फोर्स का फॉर्मूला लिखा है मास इनटू एक्सीलरेशन, और आप सब जानते हैं फॉर्मूले में देखो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम और एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसी फॉर्मूले में जो आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखा मास इनटू एक्सीलरेशन, इसी फॉर्मूले में मास की भी एसआई यूनिट प्लेस कर दो और एक्सीलरेशन की भी। आपको एसआई यूनिट फोर्स मिलेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन का नाम भी देते हैं। इसके बाद है बेटा इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स में क्या आएगा कि फोर्स के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अब कोई बॉडी अपनी जगह पर रुकी हुई है दैट मीन्स वो स्टेशनरी है। कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स हो या रुका हुआ हो, रेस्ट में पड़ा हो, हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी पोजीशन। फोर्स की हेल्प से आप किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अपॉन किकिंग अ फुटबॉल एट रेस्ट इट स्टार्ट मूविंग। अगर कोई फुटबॉल रेस्ट पर पड़ी है, अगर आप उसको किक करेंगे आपको पता लगेगा ना, वो मूवमेंट में आ जाती है। दैट मीन्स वो अपनी जगह से मूव कर जाएगी। अपॉन किकिंग अ फुटबॉल एट रेस्ट इट स्टार्ट मूविंग। फोर्स लगाने से आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। आपने एग्जाम्पल देखा कि फुटबॉल पहले रेस्ट पे थी, आपने उसको किक किया दैट मीन्स आपने उस पर फोर्स लगाया और वो
मूविंग स्टेट में आ गई। उसके बाद है फ्लिकिंग अ कार्ड मूव्स इट फ्रॉम रेस्ट। अब फ्लिकिंग का मतलब होता है हल्के से झटका देना, तो हम कार्ड को भी अगर मूव करते हैं तो वो भी अपनी थोड़ी देर के लिए रेस्ट पोजीशन को चेंज करेगा। द इंजन ऑफ अ कार मूव्स इट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर कार के इंजन पर फोर्स लगता है तो उसके कारण कार का इंजन भी क्या करता है, मूव। दैट मीन्स द इंजन ऑफ ए कार मूव्स इट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर कार के इंजन पर फोर्स लगेगा तभी वो भी अपनी जगह से मूव करेगा। सो इफ़ ए बॉडी वॉज एट रेस्ट इट स्टार्ट मूविंग देन ए फोर्स मस्ट हैव बीन अप्लाइड ऑन इट। क्या बोला गया इस लाइन का मतलब कि अगर कोई बॉडी पहले रेस्ट में थी और आपने देखा वो एकदम से मूव करने लग जाती है, दैट मीन्स उस पर फोर्स लगा है। अगर कोई बॉडी पहले रेस्ट में है, बाद में वो आपको मूविंग स्टेट में दिखाई दे, दैट मीन्स इन दिस कंडीशन फोर्स अप्लाइड ऑन इट। आगे देखते हैं बेटा। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब देखो, अभी आपने जो पिछला इफेक्ट किया उससे बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है, वो आपने पढ़ा था ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ आप पढ़ते हो ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कि कोई बॉडी मूव कर रही है, आप फोर्स लगाकर उसको रेस्ट में ला सकते हो। अब देखो, डेली लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका कोई फ्रेंड आपकी तरफ भागते हुए आ रहा है, दैट मीन्स आप फोर्स लगाकर उसको रोक सकते हो। दैट मीन्स मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप उस पर फोर्स लगाकर उसको रोक सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है डेली लाइफ में। अब इसमें देखें क्या एग्जांपल दिया है। एग्जांपल है ब्रेक्स ऑफ साइकिल स्टॉप इट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द व्हील्स ऑफ साइकिल। जो साइकिल में ब्रेक लगी होती हैं उसकी हेल्प से आप उसके साइकिल के व्हील्स को रोक सकते हो। दैट मीन्स ये जो साइकिल की ब्रेक्स होती हैं ये फोर्स कहाँ लगाएंगी, ये साइकिल के व्हील्स पर फोर्स लगाती है। दैट्स वाई साइकिल स्टॉप। अ फील्डर ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स अ मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। कि अगर ग्राउंड में कोई फील्डर है तो वो किसी मूविंग बॉल को रोक सकता है उस पर फोर्स अप्लाई करके। थर्ड है इफेक्ट इसका, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स की हेल्प से आप किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसे रोलिंग स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, कि जो रोलिंग स्पीड है फ्रिक्शन फोर्स के कारण डिक्रीज़ होती जाती है। अब आपको माइंड में तो ये बात आई नहीं, क्या होगी रोलिंग स्पीड। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपके पास कोई क्रिकेट की बॉल है, आपने जस्ट उसको ग्राउंड में रोल किया, आपने अपने हाथ से उसको फेंका और मतलब आपने उसको हाथ से रोल करवाया कि वो घूमती हुई गई ग्राउंड में। आप देखेंगे कि पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी, थोड़ी आगे जाकर उसकी स्पीड कम होगी, आगे जाकर और कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉल अपनी जगह पर रुक जाएगी। दैट मीन्स रोलिंग स्पीड यहाँ उसकी डिक्रीज़ होती जा रही है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। बिकॉज उस बॉल पे ग्राउंड कौन सा फोर्स लगा रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। दैट्स वाई इट्स रोलिंग स्पीड डिक्रीजेस। अ फोर्स कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब देखो, यहाँ तो फोर्स की हेल्प से उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। अब फोर्स की हेल्प से स्पीड कैसे इंक्रीज़ होती है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो कोई झूला खा रहा है, आप उसको धक्का दोगे, दैट मीन्स उसके झूले की स्पीड तेज हो जाएगी ना। तो यहाँ पे फोर्स लगा के आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा भी सकते हो। मान लो कोई फुटबॉल जा रही है बिल्कुल स्लो स्लो स्लो, आपने एकदम से उसको किक किया, दैट मीन्स फोर्स लगाने से आपने उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दी। फोर्स लगाकर स्पीड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, फोर्स लगा के स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं बेटा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब इतना प्यारा एग्जांपल है, जो बॉयज़ हैं तो क्रिकेट तो खेलते ही हैं बेटा। जो भी बैट्समैन है उसकी तरफ क्रिकेट की गेंद आई,
अब उस बैट्समैन की मर्जी है ना, वो चाहे बॉल को सामने हिट करे, लेफ़्ट में हिट करे, राइट में हिट करे, या मतलब बाउंड्री के बाहर ही फेंक दे। अब उस बैट्समैन की मर्जी है। दैट मीन्स वो अपने बैट की हेल्प से बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है कि बॉल आ तो बैट्समैन की डायरेक्शन में रही थी और उस बैट्समैन ने फोर्स लगाया बैट से, जिसकी हेल्प से उस जो बैट्समैन की तरफ बॉल आ रही थी उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी उसने। सो ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स की हेल्प से आप किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब बैट्समैन की मर्जी है ना, वो बॉल को कहीं भी हिट करे, लेफ़्ट में, राइट में, स्ट्रेट। दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। बैट्समैन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय हिटिंग इट। ऐसे ही किकिंग अ फुटबॉल इन अपोजिट डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। कि अगर मान लो कोई बॉल आपकी तरफ आती है, आप एकदम उसको किक कर देते हो, तो किक करने से आप फुटबॉल की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ फोर्स। तो आप इस चैप्टर में दो तरह के फोर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ बैलेंस्ड, सेकेंड वन इज़ अनबैलेंस्ड। अब एक बात याद रखना, बैलेंस्ड फोर्स के कारण कभी भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर पाता, या आप ये कहोगे नहीं, मोशन तो देखो वो कर रहा हो सकता है, बैलेंस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाता। मतलब अगर वो मोशन में होगा तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में पड़ा है तो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा, अगर उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखो, आपने एक टेबल ली, टेबल पे बुक रखी हुई है, आप बुक के लेफ़्ट से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, राइट से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। दैट मीन्स आप इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आपने बुक के लेफ़्ट में भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बुक के राइट में भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अगर सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई किया जा रहा है तो बुक अपनी जगह से नहीं हिलेगी। दैट इज़ द टाइप ऑफ बैलेंस फोर्स। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। If the resultant of all the forces acting on a body are zero, अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी बॉडी पर जीरो लगता है, अब वही बुक का एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा लेफ़्ट में भी 5 न्यूटन का फोर्स है, राइट में भी 5 न्यूटन। अब देखो ये 5 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम कहेंगे एक तरफ से है +5 न्यूटन और एक तरफ से है -5 न्यूटन। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है देन इट्स साइन चेंजेस, तो उसका प्लस साइन माइनस हो जाता है या माइनस साइन प्लस हो जाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आ रहा था बट वो फोर्स तो इक्वल था 5 न्यूटन का, बट अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण एक तरफ का फोर्स आप +5 मानोगे, दूसरी तरफ का -5। या आप ये देख सकते हो कि और एग्जांपल देता हूँ बहुत आसान सा। मान लो कोई बच्चा खड़ा हुआ है ग्राउंड में, अब हर तरफ से लोग उसको खींच रहे हैं और लोग उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और मैंने मान लिया 5 लोग उस बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं और सबका फोर्स सेम है, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है किसी बच्चे को, और सभी उस बच्चे को खींचने में सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बच्चा अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाएगा। अगर उसको हर तरफ से खींचा जा रहा है और ओवरऑल रिजल्टेंट उस फोर्स का 0 होगा, दैट्स वाई इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, और दैट इज़ द टाइप ऑफ बैलेंस फोर्स। देन द फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से आपकी कहानी शुरू होती है। अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर जाता है। पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं और भी हम बैलेंस फोर्स के। देखिए, बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट मेक इट मूव। अगर मान लो कोई बॉडी पहले रेस्ट में पड़ी है, वही बुक का एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे, अगर उस पर इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो अपनी जगह चेंज नहीं कर पाती। तो वो ये कह रहा है अगर किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगा और वो बॉडी पहले से रेस्ट में है, तो बैलेंस फोर्स लगने के कारण वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी या वो मूव नहीं करेगी। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रही है, दैट मीन्स कोई बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और स्ट्रेट लाइन में जा रही है, अगर उस पर हर तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तो भी
वो बॉडी अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी, हर तरफ से उस पर इक्वल फोर्स लग रहा है। सो अगर बैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई होगा देन उस केस में वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी या फिर ऑफ द बॉडी। बैलेंस फोर्स की हेल्प से आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, कि अगर कोई बॉडी, मान लो कोई इंसान चल रहा है, अब उसको पीछे से भी पुश किया जाता है और आगे से भी पुश किया जाता है, तो दैट मीन्स वो चलता ही रहेगा ना। अगर आप पीछे से भी सेम फोर्स से पुश कर रहे हो, आगे से भी सेम फोर्स से पुश कर रहे हो, दैट मीन्स वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा उस केस में। सो बैलेंस फोर्स, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन का इक्वल फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट अपने मोशन को भी चेंज नहीं करेगा। बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। अब वो कह रहे हैं अगर बैलेंस फोर्स लगता है किसी बॉडी पे, इसकी हेल्प से आप उसकी शेप ज़रूर चेंज कर सकते हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखो हर तरफ से कंप्रेस किया जा रहा है, अंदर की तरफ दबाया जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है ना, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, स्ट्रेचिंग अ रबड़ बैंड एलोंगेट्स इट। आप किसी रबड़ बैंड को हर तरफ से खींच रहे हो, आप देख सकते हो ना उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट, अनबैलेंस फोर्स, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो। अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जो है ज़ीरो नहीं लगता, तो उस कंडीशन को आप बोलोगे अनबैलेंस्ड फोर्स। दैट मीन्स एक तरफ तो आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो और दूसरी तरफ कम फोर्स, उस केस में ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। सो बुक का एग्जांपल ही ले सकते हैं। टेबल पर कोई बुक रखी है, एक तरफ मान लो लेफ़्ट डायरेक्शन में आप 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो और राइट साइड से आप उस पर 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो, तो जिस तरफ से आपने ज़्यादा फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट उसी के अलोंग मूव कर जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगना, दूसरी तरफ से कम फोर्स लगना, जिसके कारण ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। सो इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस आर नॉट ज़ीरो देन द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड। अभी पढ़ेंगे इसके एग्जांपल और भी। उसमें आपने बैलेंस फोर्स में पढ़ा था, अगर टोटल रिजल्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो हो जाता है देन इट इज़ बैलेंस फोर्स। और यहाँ आप पढ़ रहे हो कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो नहीं होता, तो हम उस पर बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। सो ऑल द इफेक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स आर द रिजल्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसमें वो कह रहा है कि फोर्स के जितने भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो सब अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण होते हैं। जैसे मूविंग ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट, अब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और वो मूव करने लग जाए, हम कहेंगे उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा है। चेंजिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की स्पीड का चेंज होना, उसकी डायरेक्शन का बदलना बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। चेंजिंग द शेप ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट की शेप बिल्कुल चेंज हो सकती है अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। देखिए, न्यूटन गेव 3 लॉज विच टेल्स अस अबाउट द मोशन ऑफ बॉडीज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वैसे न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए हैं जिसमें बॉडीज़ के मोशन की बात की गई है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी मूविंग with a constant velocity will keep moving with constant velocity unless it is compelled with an external force। क्या मतलब है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट भी मोशन में आ सकता है और मोशन वाला रेस्ट में भी जा सकता है।
सो न्यूटन ने आपको फर्स्ट लॉ में क्या बोला, आप इसको अपनी वर्डिंग में अगर लिखना चाहें, इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट पोजिशन इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ़ ए बॉडी इज़ इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस और अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, कि जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तब तक बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। वो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। एग्जाम्पल देखिए इसके, अ फुटबॉल एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अब देखो ग्राउंड में कोई फुटबॉल रखी हुई है, अब आप कहोगे सर हम नहीं धक्का देते, चलो हवा तो उसको हिला सकती है, बेटा एयर भी तो फोर्स ही लगा रही है, दैट मीन्स उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा ना, तभी वो अपनी स्टेट चेंज करती है। देखें, अ फुटबॉल एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ग्राउंड में कोई फुटबॉल रेस्ट में पड़ी है, वो रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक आप उसको किक नहीं करोगे, जब तक आप बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं लगाते। अ बुक केप्ट ऑन द टेबल विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस इट इज़ पुश्ड। अगर कोई टेबल पर बुक पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक उसको कोई पुश या पुल ना किया जाए, या आप उसको धक्का नहीं दे रहे, या आप उसको पिक नहीं कर रहे, या उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहे। दैट मीन्स अगर आप उस बुक पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी वो अपनी स्टेट चेंज करेगी। अ साइकिल वुड कीप मूविंग इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड एयर रेजिस्टेंस। वगैरह अगर साइकिल पे मानो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा, ना ही उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस, ना हवा उस पर कोई फोर्स लगा रही है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। सो अगर आप साइकिल को पैडल मारना बंद करोगे तो उस केस में क्या होगा, साइकिल स्टॉप हो जाएगी। अब बेटा ये निचाई वाली बात ना करना कि वो निचाई पे जा रही है, वो हॉरिजॉन्टल केस वर्टिकल केस वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे वो आपको पहले ही कंडीशन दे रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की तो हमने बात ही नहीं करनी। अगर आप पैडल मारना बंद करते हो तो उस केस में साइकिल स्टॉप हो जाती है। पैडल मारना बंद करने का मतलब है आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया। अगर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में और मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन में। नेक्स्ट देखिए, इनर्शिया क्या था। इनर्शिया भी देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता जुलता है। आप फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो। इनर्शिया इज़ ए प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए बॉडी रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रेजिस्ट करता है या अपनी रेस्ट वाली स्टेट को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब रोकना। अब वही कंडीशन है सेम बेटा। इनर्शिया का मतलब है बॉडी के अंदर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। मास ऑफ ए बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। बॉडी का जो मास होता है, जो भार होता है, वो इनर्शिया को मापने का काम करता है। अब आप क्या याद करना है आपको एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिए होंगे इनर्शिया और मास से रिलेटेड। आप याद रखेंगे जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, जो बॉडी ज़्यादा भारी होगी, हम कहेंगे उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, और जो बॉडी हल्की होगी हम कहेंगे उसका इनर्शिया भी कम है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक फैदर होता है जो पंख होता है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है या फिर एक पेंसिल का इनर्शिया ज़्यादा है। अब बेटा जो चीज़ दोनों में भारी होगी हम कहेंगे उसका इनर्शिया ज़्यादा है। दैट मीन्स पंख जो होता है वो हल्का होता है, और जो पेंसिल है उसके कंपैरिजन में मास ज़्यादा है पेंसिल का, तो पेंसिल का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब मैं आपसे पूछूँ एक बाइक का इनर्शिया ज़्यादा या एक ट्रेन का। अब आपको पता है ट्रेन ज़्यादा भारी होती है, तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा हो गया बाइक से। और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ए क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन अ टेनिस बॉल। अब ये क्रिकेट बॉल आपकी खेलने वाली क्रिकेट बॉल नहीं, जो ग्राउंड में जो हमारे क्रिकेटर्स खेलते हैं, जो पत्थर वाली बॉल होती है उसकी बात हो रही है। दैट मीन्स पत्थर वाली बॉल तो देखो भारी होती है ना टेनिस बॉल से। सो ए क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन ए टेनिस बॉल बिकॉज क्रिकेट बॉल हैज़ मोर मास देन ए टेनिस बॉल। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन का नाम भी देते हैं। अब इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है। यहाँ आपको दिया गया है, व्हेन ब्लैंकेट्स आर बिटन डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ इट।
अब ब्लैंकेट्स को आप बीट करते हो, जैसे कंबल को आप झाड़ते हो, उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। अब ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का भी एग्जांपल रहेगा। देखो, जब ब्लैंकेट रेस्ट में था उसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट में थे, आपने ब्लैंकेट को झाड़ा, दैट मीन्स उसमें मूवमेंट हुई, तो डस्ट पार्टिकल अभी भी कहाँ रहना चाहते हैं, रेस्ट में। बट ब्लैंकेट के मूवमेंट से वो क्या होगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, दैट मीन्स वो मोशन में आने की कोशिश करेंगे और वो ब्लैंकेट से बाहर आ जाएंगे। दैट्स वाई दे कम आउट ऑफ इट। सो ब्लैंकेट रेस्ट में तो उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल रेस्ट में। जैसे ही ब्लैंकेट को बीट करोगे, दैट मीन्स उसको मारोगे, तो वो मूवमेंट में आएगा। डस्ट पार्टिकल अपनी स्टेट को मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है और डस्ट पार्टिकल इस कारण बाहर आ जाते हैं। पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन ए बस सडनली मूव। अब देखो, कोई बस खड़ी है, यात्री उसमें बैठे हैं, एकदम से बस चलती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हो। उसके पीछे रीज़न ये है, व्हेन बस इज़ इन रेस्ट पोजिशन देन when bus is in rest position, then lower part of body is also in rest position, and when bus suddenly start then you fall backward। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब बस रेस्ट में थी, आपकी बॉडी भी उसके साथ रेस्ट में थी, बट बस के चलने पे आपकी बॉडी का लोअर पार्ट तो अभी भी उसके साथ देखो, बस आ गई मोशन में, एकदम से आपकी बॉडी का लोअर पार्ट भी मोशन में आ गया, बट जो अपर पार्ट है वो उसको मोशन में आने में टाइम लगेगा और इसलिए आप पीछे की तरफ गिरते हो। अब इसका अपोजिट है व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, पैसेंजर्स आर जर्क्ड फॉरवर्ड। अब कोई बस चल रही है, अब देखो बस मूवमेंट में है, आपकी बॉडी भी उसके साथ मूवमेंट में है। बस को ब्रेक लगेगी तो बस आ गई रेस्ट में, आपकी बॉडी भी रेस्ट में आने की कोशिश करेगी। बट अगर आप बस में खड़े हैं तो उस केस में क्या होगा, बस जब मोशन में थी आपकी बॉडी भी उसके साथ मोशन में थी, बस रुकी, आपकी जो फीट्स हैं वो तो उसके साथ आ गई रेस्ट में, बट आपकी बॉडी का अपर पार्ट एकदम से रेस्ट में नहीं आता। दैट्स वाई यू फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ आप गिरते हैं। जंपिंग फ्रॉम अ ट्रेन कैन बी डेंजरस। अब वही है इसी का एग्जांपल कि अगर आप चलती ट्रेन से छलांग लगाते हैं वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बिकॉज अगर आप लगाते भी हैं, चलो मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा लगाने की, बट अगर आप मान लो बहुत कम स्पीड है ट्रेन की तो आपको उसके साथ साथ मूव करना पड़ता है ट्रेन के साथ। जैसे कई लोगों को आदत होती है चलती बस से उतरने की, दैट मीन्स आप उतर रहे हैं अगर चलती बस से तो आप उसके साथ साथ मूव करें उतरते हुए, एकदम से स्टॉप ना हो उतरते ही, उसके साथ साथ मूव करें, उसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा दौड़ें, उसके बाद बस को स्किप करें। उसके बाद है सीट बेल्ट सेव अस फ्रॉम सडन मूवमेंट ऑफ ए कार, कि जो कार में सीट बेल्ट्स होते हैं वो आपको अचानक से जो कार में मूवमेंट होती है आपको एक्सीडेंट से बचाने का काम करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, इनको आप नोटबुक में राइट करेंगे और इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वाइल राइडिंग ऑन बाईसाइकिल इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग वाई डस बाईसाइकिल बिगिन टू स्लो डाउन। अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हो और पैडल मारना आप बंद करते हो तो बाईसाइकिल की स्पीड स्लो क्यों हो जाती है। मास की स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है आपको फोर्स की। आप वीडियो देखेंगे दोबारा से आपको लगभग सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। टेल एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कोई दो इफेक्ट, ये सब क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। एनी वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल बताएं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल बताएं। ये आप 7th 8th की बुक का